CSTX क्लास 11 मॉडल सैंपल पेपर कर रहे हैं। ये AK मुखर्जी का अगर बुक है होगा तो उसका सैंपल पेपर सेट नंबर 2 है। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ कॉस्टिंग डू बाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक यूज ऑफ। व्हाट काइंड ऑफ कॉस्टिंग डू टॉय मैन्युफैक्चरिंग, खिलौना बनाने वाला कंपनी जो है कौन सा कॉस्टिंग वो बनाएगा। बैच कॉस्टिंग, एक साथ 20-50 माल निकाल देंगे, 100 माल निकाल देंगे, बैच कॉस्टिंग। द टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज फॉलोड बाई, कॉस्ट अकाउंटिंग का टेक्निक को कौन फॉलो करता है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कौन फॉलो करता है भाई। किलोवाट ईच, किलोवाट क्या है, कॉस्ट यूनिट है। किलोवाट क्या है, Which of the following is not an example of productive cost center? प्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर के इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। कैंटीन और सब प्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर के एग्जाम्पल है। करेक्ट आंसर होगा 4 का D। 5 नंबर, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है ये बताना है। द कॉस्ट यूनिट या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, यही बताना है। सुनिए, ए नंबर देखिए क्या है। कॉस्ट यूनिट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज टन। क्या कॉस्ट यूनिट जो आयरन और स्टील का होता है वो टन में होता है। हाँ, टन ही में होता है। 1000 टन, 1000 किलो टन में होता है। कॉस्ट यूनिट ऑफ पावर इंडस्ट्री इज मशीन आवर। पावर इंडस्ट्री का क्या मशीन आवर पे होता है। हाँ, मशीन आवर पे भी हो सकता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। बट पावर यूनिट का तो पर यूनिट पे होता है ना। पावर यूनिट माने इलेक्ट्रिसिटी। पावर यूनिट माने क्या, इलेक्ट्रिसिटी। माने ए नंबर सही है, बी नंबर फॉल्स है। करेक्ट आंसर ए होगा। ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, ए नंबर होगा। 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का एग्जाम्पल कौन है, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, बी नंबर। 7 नंबर, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री स्टोर्स फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज अ पार्ट ऑफ। फैक्ट्री का खर्चा मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो लगा वो किसका पार्ट होता है, फैक्ट्री ओवरहेड। किसका पार्ट, 7 का सी। 8 नंबर, सैलरी पेड टू परमानेंट एम्प्लॉय इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट कॉस्ट। सैलरी परमानेंट एम्प्लॉय को दोगे तो फिक्स कॉस्ट है ना भाई, हर महीना सैलरी दोगे तो फिक्स है ना। द कॉस्ट 100 यूनिट का दाम है 1400, 200 यूनिट का दाम है 2800, 400 यूनिट का दाम है 5600। डिवाइड करो, 1400 डिवाइड बाई 100 14 रुपया, 2800 डिवाइड बाई 200 14 रुपया, और 5600 डिवाइड बाई 400 14 रुपये। जब डिवाइड करके सबका रेट सेम आएगा उसको वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो 9 का ए। 10 नंबर, एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ोगे तो क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। क्या आएगा, डायरेक्ट खर्चा जोड़ोगे प्राइम कॉस्ट आएगा, इनडायरेक्ट खर्चा जोड़ोगे ओवरहेड आएगा। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसमें से कौन सा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है भाई, सैलरी ऑफ वेल्डर। और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नहीं है, वेल्डर, वेल्डिंग करने वाले को वेल्डर कहते हैं। डेवलपमेंट कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, डेवलपमेंट कॉस्ट में क्या आता है, सारा, ऑल ऑफ दिच। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कौन सा है, लेदर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग शू, लेदर जो इस्तेमाल हो रहा है ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, ए नंबर हो। कन्वर्जन कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, कन्वर्जन कॉस्ट में क्या आता है, बी नंबर। डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग ओवर। कन्वर्जन मैंने समझ रहे हो, जो एक प्रोडक्ट को दूसरा फिनिश गुड्स में तैयार कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, मैंने कच्चा पदार्थ को रेडी माल में तैयार कर देगा, तो उसके लिए तो डायरेक्ट वेजेज भी लगेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस भी लगेगा, बनाने का खर्चा भी लगेगा। 14 का भी। 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। इसमें से डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है भाई, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। सेल्स प्रॉफिट मीन्स, सेल में से प्रॉफिट माइनस करोगे क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल में से प्रॉफिट माइनस करेगा, कॉस्ट ऑफ सेल। 17 नंबर, प्राइम कॉस्ट 3,56,000, डायरेक्ट वेजेज, फ्रेट और रॉ मटेरियल, कैरेज ऑन सेल्स 1,60,000, 20,000, 16,000। द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, सुनिएगा ध्यान से, बैक जाना, बैक। प्राइम कॉस्ट 3,56,000 है ना, इसमें से खाली डायरेक्ट वेजेज घटा दो,
क्या प्राइम कॉस्ट आया कैसे होगा? डायरेक्ट वेजेस को जोड़ के, डायरेक्ट वेजेस को, अच्छा फ्रेट और रॉ मटेरियल है, और क्या है? कैरेज ऑन सेल है। कैरेज ऑन सेल से कोई मतलब नहीं है, फ्रेट और रॉ मटेरियल भी जोड़ी क्या आया होगा। तो एक काम करो, खाली पूछा रॉ मटेरियल कंज्यूम ना, तो 3,56,000 में से 1,60,000 घटाओ, कितना आ रहा? 3,56,000 माइनस 1,60,000 कितना आ रहा? 1,76,000 माइनस करके खाली घटा देना, लिख दो हाथ से वहीं पे। 3,56,000 माइनस 1,60,000, 3,56,000 माइनस 1,60,000 आ गया। 18 नंबर, वर्क कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मीन्स, वर्क कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ। 29 नंबर, प्रॉफिट ऑन सेल 31/3%, इंडिकेट प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे दिखाना है। 33 1/3% माने 1/3, 33 1/3% का मतलब 1/3, 33 1/3 का मतलब 1/3। सेल पे 1/3 है, तो सेल से कॉस्ट पे आएंगे तो ऊपर वाला नीचे माइनस होता है, सुन रहे हो? सेल से कॉस्ट पे आएंगे तो ऊपर वाला नीचे में क्या होता है? माइनस। अब सेल पे 1/3 है, तो कॉस्ट पे आएंगे तो ऊपर 1 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/2, 1/2 इंटू 100, 50%, 1/2 इंटू, लिख दो हाथ से कैसे आया। सेल पे 1/3, तो कॉस्ट पे कितना होगा? 1/2, और 1/2 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 50%। चलो 20 नंबर, सैलरी ऑफ वर्क मैनेजर। वर्क मैनेजर का सैलरी क्या? फिक्स ओवरहेड है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है। इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर डैश इन नेचर, कैसा नेचर? रुको, इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर कैसा नेचर का? प्रिमिटिव है कि नॉर्मेटिव है कि रिग्रेसिव है कि एग्रेसिव है? रुको एक मिनट। इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर, सुनो, इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर रिग्रेसिव भी होता है और प्रोग्रेसिव भी होता है। रिग्रेसिव भी होता है और नॉर्मेटिव होता है। क्या है नॉर्मेटिव का? मतलब वैल्यू बेस्ड जजमेंट देता है कि किस पे क्या टैक्स लगना चाहिए, कब लगना चाहिए, तो करेक्ट आंसर नॉर्मेटिव होगा। करेक्ट आंसर नॉर्मेटिव। 22 का भी। 23, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स क्या है? ऑप्शनल है कि मैंडेटरी फॉर मैन ओनली, कि मैंडेटरी फॉर ऑल, कि वॉलेंट्री? सुनो ध्यान से सुनिए। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स मैंडेटरी है सबके लिए। अगर ज़्यादा इनकम करोगे तो आपको देना होगा, ज़्यादा इनकम करोगे तो मैंडेटरी फॉर ऑल। देयर आर डैश स्टेजेज इन इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। रुको एक मिनट, देयर आर डैश स्टेज इन इम्पोजिशन ऑफ टैक्स का कितना इम्पोजिशन है? अरे बाबा 333, 5 को हेड्स है, 5 हेड्स है, इम्पोजिशन पूछा। देयर आर डैश सोर्स ऑफ इनकम, 5 सोर्स ऑफ इनकम पूछा। रुक जाओ, हेड्स ऑफ इनकम नहीं पूछा है, सोर्स ऑफ इनकम मोर देन 1, बहुत तरीका का हो सकता है। स्रोत कमाने का स्रोत क्या है? मोर देन 1। 25 छूट गया। प्रीवियस ईयर 25 नंबर में प्रीवियस ईयर ऑल्सो नोन है यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर के टैक्स ईयर के अकाउंटिंग ईयर की कैलेंडर है यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर। द टर्म एसएससी कौन से सेक्शन में है? 2 सबसेक्शन 7। मोर देन 1 सोर्सेज से कमाई का 27। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हेड्स ऑफ इनकम। इसमें से कौन सा हेड्स ऑफ इनकम का कोई पार्ट नहीं है? इनकम फ्रॉम सिक्योरिटी, बाकी सब हेड्स ऑफ इनकम है। 5 तो हेड्स ऑफ इनकम था ना। 29 नंबर, व्हाट इज द नेचर ऑफ इनकम रिसीव बाय अ पर्सन? संगीत नाट्य अकेडमी अवार्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको पुरस्कार मिला है, अवार्ड जीता है, उधर से कमाई है, तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा, एग्जाम्प्ट। मैच लिस्ट 1 and 2 आओ। ए सम रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ए सम रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 2 नंबर होगा, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D। इनकम ऑफ ए लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी का इनकम जो है आपका 1 नंबर होगा, सेक्शन 10 सब सेक्शन 200। इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड 3 नंबर होगा, सेक्शन 10 सब सेक्शन 35। बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। इनकम रिसिव्ड इन इंडिया, इनकम जो रिसिव्ड हुआ है भारत में, चाहे तुम कोई भी हो, रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, सबको टैक्स लगेगा। सी नंबर
टैक्सेबल फॉर रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, सबको लगेगा। 32 नंबर, इनकम विच अक्रू आउटसाइड फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। इंडिया से कंट्रोल हो रहा बिजनेस, लेकिन कमाई कहाँ होता है? बाहर, समझ रहे हैं? तो रेसिडेंट हो तो टैक्स लगेगा। डी नंबर। इनकम एक्रूइंग इन बांग्लादेश एंड रिसीव्ड देयर इज टैक्सेबल इन द केस ऑफ, बांग्लादेश में कमाया और बांग्लादेश में ही रिसीव हुआ, तो अगर हमारे देश का रेसिडेंट हो तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ए नंबर। 34, मिस्टर राकेश गोज आउट ऑफ इंडिया 260 दिन के लिए फॉर द असेसमेंट ईयर, ही इज, क्या कहलाएगा? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी। ए नंबर। 35, मिस्टर राजीव गोयल सिटीजन ऑफ इंडिया कम टू इंडिया फर्स्ट टाइम 1 अगस्त 2023 को फॉर द असेसमेंट ईयर 2024। 1 अगस्त से लेकर 2024 गिनो तो अगस्त में कितना महीना होता है? 31। सितंबर में कितना महीना रहा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने तो हो गया। जैन फेब 6 महीने ज़्यादा हो गया, मैंने 182 दिन से ज़्यादा होगा तो रेसिडेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बट नॉट ऑर्डिनरीली। सी नंबर। मैंने हमारे देश का है, आ गया देश में। 36, में विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज फुलफिल्ड बाय डीम्ड रेसिडेंट इन इंडिया। कब मान लिया जाएगा कि तुम डीम्ड रेसिडेंट हो? डीम्ड रेसिडेंट मान लिया जाएगा कि पहले भारत के सिटीजन है, जितना कमाता है सब उसका भारत में आता है, 15 लाख रुपए ज़्यादा भारत में भेज चुका है पिछला साल, समझ रहे हैं? दूसरा देश में वो टैक्स नहीं देता है, भारत में ही देता है, तो आपका ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड कहलाएगा, तो मान लिया जाएगा आपकी रेसिडेंट हो। ऑल ऑफ दिच। ब्रेटली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, ब्रेटली ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर विजिट 100 डे फॉर एवरी ईयर टू पार्टिसिपेट इन द आईपीएल में खेलने आता है 100 दिन के लिए प्रत्येक साल। दिस हैज़ बीन प्रैक्टिस फॉर लास्ट 7 फाइनेंशियल ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। वो क्या कहलाएगा? सुनो ध्यान से, प्रत्येक साल वो आएगा 100 दिन खेलेगा तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली कहलाएगा। रेसिडेंट बट नॉट, ए नंबर होगा। अरे प्रत्येक दिन तो प्रत्येक साल तो आ ही रहा तुम खेलने के लिए, कमा ही रहा इधर से। 38 नंबर, टू बी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया हाउ मैनी कंडीशन ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में कितना कंडीशन सेटिस्फाइड करना पड़ेगा? इज टू फुलफिल इन एडिशनल बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। सुनो ध्यान से, टू बी रेसिडेंट इन इंडिया, ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया में कितना सेक्शन है? और इज टू फुलफिल इन एडिशन टू बेसिक मैंने पूछा है कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में कितना कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में 2 में से कोई एक हो। पिछला साल कम से कम 182 दिन रही है, नहीं तो पिछला साल कम से कम 60 दिन रही है, और वहाँ से पिछला 4 साल में 365 दिन रही है। ये सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में था, मैंने दोनों में से कोई एक सेटिस्फाइड करो। और सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में क्या था कि दोनों का दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, 2 आउट ऑफ 10 ईयर, और दूसरा था कि कम से कम 37 दिन या उससे ज़्यादा रहो इन लास्ट 7 ईयर। तो पूछा क्या है? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में पूछा है कि कितना कंडीशन सेटिस्फाइड करना पड़ेगा था, एक तो 1। मिस्टर रोय एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम फॉर द पर्पज ऑफ फॉरेन ट्रिप के लिए गया है। ही विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 इफ ही स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। सुनो ध्यान से, पूछा कि मिस्टर रॉय जो है इंडियन सिटीजन है, वो फर्स्ट टाइम चला गया फॉरेन ट्रिप पे, लेकिन उसको नॉन रेसिडेंट कब मान लेंगे? 24-25 में, जब वो पिछला साल कितना दिन रहा हो। पिछला साल कितना दिन रहा हो भाई? 85 दिन या 59 दिन, कोई भी एक करेक्ट आंसर होगा, 182 नहीं होगा, गलत है। आइए 40 नंबर, होल डिटरमाइनिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल हिज पीरियड ऑफ प्रेजेंस इन इंडिया शुड बी। बोला जा रहा कि रेसिडेंशियल स्टेटस कब कहला जाएगा? कि जब एक जगह कुछ दिन रहे कंटिन्यूअस,
समझे क्या बोले? एक जगह माने एक देश में, जरूरी नहीं कि एक प्लेस में ही रहे, बट एक देश में रहे। डी नंबर, नीड नॉट बी कंटिन्यूअस एंड एट वन प्लेस। सेट 3 में आइए।